नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं एजुकेशन वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लॉकडाउन टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत यूपी पीसीएस और वनडे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस टेस्ट श्रृंखला से जुड़ जाएँ। आइए आज इसकी 5वें टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट करेंगे, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। आपके ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में या 1985 ईस्वी में। जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है आंसर बी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो 7 अप्रैल 1973 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई और शुरू में इसमें केवल 9 बाघ अभ्यारण्य ही शामिल किए गए थे, परंतु धीरे धीरे अब इसमें टोटल बढ़कर 50 बाघ अभ्यारण्यों को सम्मिलित कर लिया गया है। तो 50 बाघ अभ्यारण्य अभी हाल ही में हो गए हैं और एक इसमें रिपोर्ट आई थी इसको लेकर, इस प्रोजेक्ट टाइगर को 2014 में। इसमें कहा गया कि 2226 बाघ लगभग जो कि प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत हैं उनको संरक्षित किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी पीसीएस में कि लगभग इसके अंतर्गत कितने बाघों को संरक्षित किया गया है। तो 2226 बाघों को संरक्षित किया गया है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले करंट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो फूलों की घाटी अवस्थित है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड में। जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। अगर बात करूं मैं उत्तराखंड की तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से बहुत संघर्ष के बाद अलग हुआ था और भारत का 27वां राज्य बना था अलग होकर। तो इसे हाल ही में तमाम प्रकार की आपदाएं भी झेलने पड़ रही हैं, आप जानते ही होंगे। यहाँ पर आग लगी हुई है। तो उत्तरांचल, जिसे शुरू में उत्तरांचल कहा जाता था 2000 ईस्वी से 2006 ईस्वी तक, इसे उत्तरांचल कहा जाता था शुरुआती दिनों में जब यह अलग हुआ था, लेकिन अभी 2006 के बाद से इसे उत्तराखंड कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जबकि यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो एक महिला हैं, बेबी रानी मौर्य जी हैं। फूलों की घाटी से यहाँ से क्वेश्चन इतने बन सकते हैं। और फूलों की घाटी के साथ साथ एग्जामिनरों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है। तो शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले क्वेश्चनों में आने वाले करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो सरदा अधिनियम ने क्या किया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया है, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया है, वैध किया है, या विवाह की उम्र को बढ़ाया है, बाल विवाह पर रोक लगाई है। जल्दी से बताइए। तो इन्होंने विवाह की उम्र को बढ़ाया है, तो जिसका ऑप्शन है सी वह बिल्कुल सही है। सरदा अधिनियम दोस्तों 28 सितंबर 1929 ईस्वी को आया था। 28 सितंबर 1929 ईस्वी को शुरुआती दिनों में बाल विवाह का बहुत प्रचलन चल रहा था, बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगाई थी और इसी अधिनियम के तहत इन्होंने लड़कियों के विवाह के लिए 14 वर्ष की अनुमति दी थी। इसको याद रखिएगा कि सरदा विवाह अधिनियम के तहत लड़कियों की उम्र को कितना सीमित किया गया था विवाह के लिए। तो 14 वर्ष लड़कियों की उम्र निर्धारित की गई थी, जबकि 18 वर्ष लड़कों की उम्र निर्धारित की गई थी। और 28 सितंबर 1929 ईस्वी को यह सरदा अधिनियम आया था दोस्तों। और इसके अंतर्गत बात करें तो इसके प्रायोजक जो थे वो हरविलास सारडा थे। इनका नाम जो वास्तव में था वो सारडा था, लेकिन इन्हीं के सारडा के ही नाम पर इसका नाम सरदा अधिनियम रखा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था सरदा अधिनियम, जिसमें विवाह की उम्र को बढ़ा दिया गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कर भार का क्या तात्पर्य है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कर अंततः कौन वहन करता है, या करारोपण के सिद्धांत, या प्रत्यक्ष या परोक्ष कर, कर निरंतर आरोपित है या समय अंतराल के बाद। तो कर भार से तात्पर्य दोस्तों है कर अंततः कौन वहन करता है। मूल रूप से अगर मैं बात करूं कर भार क्या है, तो जो आप कर पेड करते हैं, टैक्स पे करते हैं, अंतिम करदाता जो होता है पर कर के बोझ का निर्धारण यह करता है। मतलब कि आप में से टैक्स डायरेक्ट कौन पे कर रहा है, सीधे किस पे टैक्स का बोझ आ रहा है, यह जो निर्धारित होता है वो कर भार कहलाता है।
कि जिसको कर पे करना है उसके ऊपर जो भार आता है व्यक्तिगत रूप से, वह कर भार कहलाता है। तो कर अंततः कौन वहन करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताइए इसका आंसर। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि है, अमाशय है, यकृत है या अग्नाशय है? जल्दी से बताइए। तो जिसका सही आंसर है वह है ए, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एंजाइम का एक अच्छा स्रोत है डाइजेस्ट एंजाइम का। तो जानते हैं डाइजेस्ट एंजाइम है क्या? तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों, जो कि प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है हमारे शरीर में। और आप जानते हैं लार ग्रंथियों के माध्यम से पाचन क्रिया का कार्य होता है। तो डाइजेस्ट एंजाइम का कार्य लार ग्रंथि करती है, आप सबको भी पता ही रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है दोस्तों? इसको आपको बताना है कि सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है। कांच में, तांबा में, सीसा में, जल में? तो जल्दी से बताइए। तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक जल में होता है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कई बार पूछा गया है। तो इसके कई मात्रक होते हैं दोस्तों, और इसमें जूल होता है, किलोग्राम होता है, केल्विन होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा के अंतर्गत आती हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो याद रखिएगा। और सर्वाधिक सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है जल का होता है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबद्ध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? ए, श्वास संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, प्रजनन संबंधी या पाचन संबंधी? तो जो माइक्रोप्लाज्मा वह श्वास संबंधी रोगों से संबंध रखता है। इसमें एक वर्ड आया दोस्तों प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? तो यह एक प्रकार का आयनीकृत गैस है प्लाज्मा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की निश्चित मात्रा स्वतंत्र रूप से उपस्थित होती है। बात करें माइक्रोप्लाज्मा की, तो 10 मिलीमीटर से के आसपास का जो छोटा बंद होता है प्लाज्मा का, वह कहलाता है माइक्रोप्लाज्मा। और ये कभी कभी इसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में कमी होने के कारण यह श्वास संबंधी रोगों को प्रभावित करता है। तो इसको याद रखिएगा, माइक्रोप्लाज्मा श्वास संबंधी रोगों से जुड़ा हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। सोनार या रेडार, लेसर या मेसर? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए दोस्तों सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में कभी कभी जो मलबा डूब जाता है उसको पता लगाने के लिए एक प्रकार का यंत्र है सोनार, और इससे समुद्र के अंतर्गत उपस्थित वस्तुओं का आकार, स्थिति पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। जबकि आप रेडार जानते ही हैं, जो कि गतिमान वस्तुएं हों, ऊंचाई, दूरी, चाल, इनका पता लगाने के लिए हम रेडार का इस्तेमाल करते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि हम रेडार से पता लगा रहे हैं कि किसकी जहाज कितनी दूरी में पर है या कब आ रही है, कितने वेग से आ रही है। तो इसके लिए रेडार का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? तो सूर्य में आप जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा बहुतायत तत्व है वह हीलियम है। टोटल मुख्य रूप से सूर्य के अंतर्गत जो प्रमुख तत्व हैं वो 12 तत्व हैं, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर लोहा है, निकेल है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है दोस्तों, कार्बन है, नियोन है, कैल्शियम है, क्रोमियम है। इसी प्रकार के तत्व जो है सूर्य के सतह पर स्थित हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा है। उसके बाद लोहे की है, फिर निकेल की आती है, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा है। तो इन 12 तत्वों से लगभग सूर्य का सतह ढका हुआ है। और इन्हीं तत्वों की उपस्थिति के कारण दोस्तों हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य से कर पाते हैं, इतने तत्वों की उपस्थिति के कारण। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, हीलियम। हाइड्रोजन के बाद बाकी नियान भी उपस्थित होता है, आर्गन भी उपस्थित होता है, ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। अगर तमाम तत्वों की बात करें तो ये सब उपस्थित होते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो जल्दी से बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंप्यूटर से है कि विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वैयक्तिक नेटवर्क या महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क?
तो कभी कभी आप गलती कर जाते हैं इन क्वेश्चनों में, जब हिंदी आती है आप कभी पढ़े नहीं होते हैं। तो जो विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क होता है इसका इंग्लिश होता है वैन, या कहें हम वाइड एरिया नेटवर्क, तो यह तो उपस्थित होता है, कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे आप लैन कहते हैं, यह भी उपस्थित होता है। महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क की बात करें तो जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो यह भी उपस्थित होता है। लेकिन व्यक्तिगत नेटवर्क किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं होता, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, वही बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी प्रकार का व्यक्तिगत नेटवर्क नहीं पाया जाता, जबकि लैन, मैन, वैन ये 3 प्रकार के नेटवर्क कंप्यूटर में पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, कि भारत इसलिए पंथनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि भारत पंथनिरपेक्ष राज्य क्यों है हमारे देश में, इसका कारण। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार के टेस्ट को देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टेस्ट के वीडियो में।